जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लड या रक्त, जो कि बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में रक्त से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन है वो हर बार पूछा जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं रक्त की बेसिक जानकारी से। तो सबसे पहले रक्त जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, कोलाइडी विलियन होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है। रक्त क्या होता है कि नेचुरल कोलाइड होता है। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद रक्त जो है वो एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। रक्त या ब्लड जो होता है वो क्या होता है, संयोजी उत्तक होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। संयोजी उत्तक का मतलब ये होता है कि ऐसा उत्तक जो क्या हो पूरे शरीर के अंदर मौजूद हो, या फिर पूरे जो शरीर है या बॉडी जो है उसको क्या करें, जोड़ के रख सके। ठीक है। उसके बाद इसकी पीएच की बात करें, उसकी प्रकृति की बात करें, क्षारीय या अम्लीय प्रकृति की बात करें, तो रक्त जो है उसकी पीएच है वो 7.4 होती है, और 7 जो है वो होती है उदासीन, यानी कि पीएच जो परास होती है वो 1 से लेकर 14 तक होती है, जिसमें यदि किसी की पीएच परास यदि 7 है तो वो तो उदासीन होगा, और 7 से कम है तो वो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा वाला का क्या होगा, क्षारीय होगा। तो यहाँ जो पीएच है वो कितनी है, 7.4। इसलिए जो रक्त जो है या ब्लड जो है उसकी पीएच है वो सदैव कितनी होती है, क्षारीय, ये 7.4 होती है, और प्रकृति उसकी क्या होती है, हमेशा क्षारीय होती है। ठीक है। उसके बाद मात्रा की यदि हम बात करें तो रक्त जो है या ब्लड जो है वो मेल के अंदर 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर है वो मेल के अंदर होता है, और फीमेल के अंदर इसकी मात्रा है वो कितनी होती है, 5 लीटर होती है। अब कई पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है कि फीमेल के अंदर रक्त की मात्रा कम क्यों होती है। तो रक्त जो है उसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो फीमेल जो होती है, महिलाएं जो होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण रक्त की जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी उसमें रक्त का निर्माण क्या होगा, कम होगा। ठीक है। इसलिए हीमोग्लोबिन कम होने के कारण फीमेल में क्या होता है, रक्त की जो मात्रा है वो कम होती है, जबकि मेल में है वो कितनी होती है, 5.5 लीटर होती है। उसके बाद हम इसके निर्माण की बात करें तो बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि रक्त या ब्लड जो है उसका निर्माण हार्ट में होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हार्ट जो ब्लड जो है उसका निर्माण है वो, यदि कोई भी मान लो भ्रूण है, भ्रूण का मतलब समझते हो, एक में जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो भ्रूण कहलाता है, चाहे वो 1 महीने का हो चाहे वो 9 महीने का हो। माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो भ्रूण कहलाता है, लेकिन जन्म के बाद वो भ्रूण नहीं होके क्या होता है, शिशु कहलाता है या फिर बच्चा कहलाता है। तो भ्रूण जो होता है उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो तो क्या होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है। इस वजह से जो रक्त का निर्माण है वो भ्रूण के अंदर तो किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है। जबकि वयस्क जो लोग होते हैं उनमें अस्थि मज्जा जो होती है, यानी हड्डियां जो होती है, हड्डियों के बीच में आप देखोगे तो एक जालीदार भाग होता है, रेशेदार एक भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। हड्डियों का जो बीच का जो एक जालीदार भाग होता है उसे बोन मैरो कहते हैं, और बोन मैरो के अंदर किसका निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है। ठीक है। अब हम यदि बात करें स्टोरेज की, भाई ये तो बात होगी निर्माण की। सबसे पहले हमने बात की थी कि ये एक प्रकार का कोलाइड, प्राकृतिक कोलाइड, नेचुरल कोलाइड है। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक का मतलब क्या होगा, जो पूरे शरीर को क्या करे, एक दूसरे को, प्रत्येक अंग को एक दूसरे से क्या करे, जोड़ के रखता है। और ब्लड है वो पूरे के पूरे जो बॉडी है उसके अंदर प्रवाहित होता है, इसलिए ये क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ के रखता है। उसके बाद इसकी पीएच की बात कर ली तो पीएच है वो कितनी होती है, 7.4, यानी कि प्रकृति है, नेचर जो है वो कैसी होगी, इसकी क्षारीय होगी। ठीक है। उसके बाद इसकी मात्रा की बात, तो मात्रा मेल के अंदर तो कितनी होती है, 5.5 लीटर, और फीमेल के अंदर कितनी होती है, 5 लीटर। क्यों होती है, क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन कम बनता है, और हीमोग्लोबिन कम बनने के कारण क्या होता है, रक्त है वो कम बनता है। ठीक है। निर्माण की बात करें तो भ्रूण के अंदर निर्माण है वो कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। भ्रूण के अंदर निर्माण है वो हमेशा कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। और वयस्क जो होते हैं उनमें रक्त है वो हमेशा कहाँ बनता है, बोन मैरो के अंदर बनता है। ठीक है। उसके बाद इसकी स्टोरेज की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई हार्ट के अंदर जो है वो रक्त स्टोर रहता है, जबकि यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जो रक्त है वो स्टोर रहता है प्लीहा के अंदर या तिल्ली के अंदर। अब बोलोगे कि तिल्ली या प्लीहा है वो क्या होती है, हमारा जो पेट है उसका जो आमाशय होता है, आमाशय के नीचे की साइड में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे प्लीहा या
तिल्ली कहते हैं। आईवासन में रक्त का जो स्टोर है वो हमेशा कहाँ होता है, प्लीहा या तिल्ली के अंदर या स्प्लीन के अंदर होता है। और स्प्लीन होता क्या है, आमाशय जो होता है, आमाशय की पीछे की साइड में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। और बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्प्लीन जो होता है वो क्या होता है, या स्प्लीन का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है। एक तो ब्लड बैंक यानी रक्त का जो स्टोर है वो प्लीहा कर दिए तो नाम दिया जाएगा, जबकि आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कार्पल्स जो होते हैं, उनका कब्रिस्तान भी हमेशा किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है वो कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, प्लीहा या तिल्ली को। ठीक है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की मात्रा की बात करें तो रक्त के अंदर 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, वसा का एक प्रकार है कोलेस्ट्रॉल, जो कि ब्लड प्लाज्मा के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके 2 लेवल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के कितने लेवल होते हैं, 2 लेवल होते हैं। एक तो होता है HDL और एक होता है LDL। HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के प्रकार होते हैं। यानी एक तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है या घट जाती है तो उसे क्या कहेंगे, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो मेल के अंदर होनी चाहिए 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कितनी, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, जबकि फीमेल के अंदर कितनी होनी चाहिए, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार काम करता है। ठीक है। ये तो बात हो गई ब्लड की बेसिक जानकारी के बारे में कि उसका से एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, उसकी पीएच कितनी होती है, मेल के अंदर उसकी मात्रा कितनी, फीमेल के अंदर कितनी, निर्माण किस प्रकार होता है, और उसके बाद स्टोरेज कहाँ किया जाता है। तो ब्लड का स्टोरेज है वो कहाँ किया जाता है, प्लीहा के अंदर किया जाता है। ठीक है। और जो आरबीसी है उसकी कब्र भी यानी ग्रेवयार्ड है वो भी क्या होता है, प्लीहा ही होता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कितना होता है, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन है वो मेल के अंदर 14 ग्राम और फीमेल के अंदर कितना, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज है वो किसने की थी, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज है वो विलियम हार्वे ने की थी। ये तो बात होगी रक्त की जानकारियों की। अब ब्लड या रक्त जो है वो काम क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर। कई बार आपको ये दिमाग में आया होगा कि जो ब्लड है उसका रक्त है उसका काम क्या होता है बॉडी के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है ताप के नियंत्रण का। टेम्परेचर है उसको बैलेंस रखता है। अब टेम्परेचर को बैलेंस रखने का कारण कैसे, तो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स कोई भी जो वस्तु है वो यदि क्या है, गतिशील है, तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसे मान लो हाथ है, उसको हम जब तक हिलाते रहेंगे तब तक वो क्या होगी, गर्म रहेंगे, और जैसे इनको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। ब्लड का जो टेम्परेचर है या बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नियत होता है, कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। जब तक ब्लड फ्लो बना रहता है तब तक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री, स्टैंडर्ड मानक है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड क्यों बना रहता है, क्योंकि जो ब्लड है उसके प्रवाह की भी जो दर है वो भी क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है। कितनी, 120/80। ये रक्तचाप का मानक होता है। एक स्वस्थ मनुष्य है उसका जो ब्लड चाप, जो रक्तचाप है वो कितना होता है, 120/80, यानी 120 की स्पीड से प्रत्येक बॉडी पार्ट तक पहुंचता है और 80 की स्पीड से क्या आता है, वापस आता है। यह होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है वो हम बात करेंगे फिर कभी दूसरे वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो है वो तो है ताप के नियंत्रण का, टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। ठीक है। और उसके बाद पोषक पदार्थों का परिवहन, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो कहाँ जाता है, आमाशय के पास जाता है, और आमाशय क्या करता है, उनको डाइजेस्ट करके। ठीक है। जो बड़ी आंत छोटी आंत है इनके सबके पास डाइजेस्ट होने के बाद
जो भोजन के जो पोषक पदार्थ है, पोषक तत्व हैं, वो हमेशा किस में घुलते हैं, रक्त के अंदर घुलते हैं। और रक्त में घुलने के बाद क्या होता है कि रक्त जो है वो प्रत्येक बॉडी पार्ट तक प्रत्येक पोषक तत्वों को क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है, यानी पोषक पदार्थों का क्या करता है, परिवहन का काम करता है। ठीक है, पहला काम तो क्या है, टेम्परेचर बैलेंस रखने का। फिर पोषक पदार्थों के परिवहन का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है गैसों का परिवहन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को ग्रहण। ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग तक या प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का काम है वो कौन करता है, ब्लड करता है। तो गैसों का परिवहन करना। और तीसरा जो काम होता है वो होता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अब यहाँ मैंने ये बोला है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, न कि उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन। यानी कि ये क्या करता है, ब्लड जो है वो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, यूरिया, अमोनिया, उनको अपने अंदर घोल लेता है और अपने साथ लिए घूमता रहता है। लेकिन जब ब्लड किसके पास पहुंचता है, लीवर के पास पहुंचता है। किसके पास है, लीवर के पास जब ब्लड पहुंचता है तो लीवर क्या करता है, उनसे अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और जो शुद्ध जो ब्लड है उसको आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है, पहला तो ब्लड है वो क्या करता है, टेम्परेचर बैलेंस करता है। दूसरा ये पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। तीसरा गैसों का परिवहन करता है। और चौथा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, यानी जो भी अपशिष्ट जो होते हैं या उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, अमोनिया, यूरिया, उनको अपने साथ लेके कहाँ तक पहुँच जाता है और लेके घूमता रहता है। और जैसे लीवर के पास पहुँचता है तो लीवर क्या बोलता है कि आजा अपने पास, ये छोड़ दे और तू चला जा। ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उनको लीवर अवशोषित कर लेता है और जो शुद्ध जो रक्त है वो कहाँ पहुँच जाता है, आगे पहुँच जाता है। अभी हमने बात की थी ब्लड के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब हम ब्लड का कंपोजिशन समझते हैं, यानी ब्लड जो या रक्त जो है वो किन किन से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले देखो, ब्लड जो होता है वो एक क्या होता है, सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हार्ड पार्टिकल भी होता है और लिक्विड पार्टिकल भी होता है। लिक्विड पार्टिकल और हार्ड पार्टिकल दोनों से मिलकर क्या बना होता है, ब्लड बना होता है। तो देखो, ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्टिकल होता है वो होता है प्लाज्मा। वो क्या होता है, प्लाज्मा। लिक्विड पार्टिकल होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि पूरी बॉडी, पूरी जो ब्लड है उसका लगभग कितना परसेंट होता है, 60% होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हार्ड पार्टिकल होता है वो होता है कार्पल्स या रुधिराणु। ठीक है, वो पूरे ब्लड का कितने होते हैं, 40% होते हैं। तो कई बार पूछा जा सकता है कि रक्त के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, तो किसकी, प्लाज्मा की, कितनी, 60%। और जो रुधिराणु है वो कितने होते हैं, 40% होते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो एक लिक्विड होता है जिसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, मेनली फाइब्रिनोजिन की बात करते हैं। तो ये जो प्रोटीन होता है वो ब्लड को क्या करता है, गाढ़ा बनाए रखता है। यदि हम प्लाज्मा में से किसको, फाइब्रिनोजिन को निकाल देते हैं तो प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, हल्के पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, और ब्लड है जो रक्त जो है या प्लाज्मा जो है वो क्या हो जाता है, तरल हो जाता है। उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई प्लाज्मा की। तो टोटल कितना, टोटल ब्लड का 60% है वो प्लाज्मा होता है। और ये क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल होता है। और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। उसके बाद हम बात करते हैं रुधिराणु की, जो कि पूरे ब्लड का कितना परसेंट, 40% होते हैं। तो रुधिराणु जो होते हैं उनमें 3 भाग होते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पल्स और डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ये तो हो गए इनके साधारण नाम। इनके टेक्निकल नाम की यदि बात करें तो आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोला जाता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी जो है उसको ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स है उसको थ्रोम्बोसाइट। ये इनके क्या होते हैं, टेक्निकल नेम होते हैं। उसके बाद इनकी मात्रा की यदि हम बात करें तो आरबीसी जो है वो पूरे जो रुधिराणु होते हैं
उसका लगभग 95% होता है। कितना? 95% है वो क्या होती है? आरबीसी होती है। और इसकी मात्रा है वो कितनी होती है? लगभग 50 लाख होती है। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी जो है उसकी जो मात्रा है वो होती है 10,000। आरबीसी की जो मात्रा है वो कितनी होती है? 10,000 होती है। और प्लेटलेट्स जो होते हैं उसकी मात्रा होती है 2 लाख। आई बात समझ में? और उसके बाद यदि हम इनकी जीवन काल की बात करें तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? 120 दिन। और ल्यूकोसाइट या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं हैं या फिर वाइट ब्लड कार्पल्स जो हैं उनका जो जीवन काल है वो कितना होता है? 4 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका जो जीवन काल है वो कितना होता है? 7 दिन का होता है। अब कई बार हमारे दिमाग में आया होगा या आता होगा कि यदि इनका जीवन काल 120 दिन, इनका 4 दिन और इनका 7 दिन, यानी मेरा जो ब्लड है उसमें से क्या आरबीसी निकल गया, डब्ल्यूबीसी निकल गया और प्लेटलेट्स यदि निकल गए तो फिर मेरा जो ब्लड है उसका क्या होगा? तो हमने पहले बताया था आपको कि ब्लड जो है या फिर रक्त जो है उसका निर्माण हमेशा कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो के, ठीक है, बोन मैरो के अंदर रक्त का निर्माण होता है। तो आरबीसी जो होती है वो क्या होती है? उसकी एक गोलाकार आकृति की कोशिका होती है, सेल्स होती है, जो कि लगभग कितनी टोटल जो रुधिराणु है उनका कितना परसेंट? लगभग 95% होती है। और इसका काम क्या होता है? आरबीसी जो होती है वो यदि डैमेज हो जाती है, इसका जीवन काल जो है वो कितना होता है? 120 दिन का। यदि आरबीसी क्या होती है? डैमेज हो जाती है तो इसको क्या, कौन आरबीसी का कब्रिस्तान, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, कौन? प्लीहा। कौन? प्लीहा जो होती है उसके अंदर नष्ट हो जाती है। फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं उनको कौन मार देता है? लाइसोसोम मार देता है, लाइसोसोम, ठीक है ना। आरबीसी और प्लेटलेट्स को कौन खत्म कर देता है? लाइसोसोम खत्म कर देता है। जबकि आरबीसी यदि क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है तो उसको कौन खत्म कर देता है? प्लीहा खत्म कर देता है, ठीक है। तो प्लीहा तो क्या करता है? आरबीसी को खत्म कर देता है और लाइसोसोम क्या करता है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को खत्म कर देता है। तो फिर आगे की प्रोसेस है वो कैसे होती है? तो आगे की प्रोसेस जो होती है वो बोन मैरो के द्वारा होती है। बोन मैरो का काम क्या होता है कि वो आरबीसी बनाएगा, आरबीसी का निर्माण करेगा और ब्लड में मिला देगा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करेगा और ब्लड में मिला देगा और प्लेटलेट्स का निर्माण करेगा और ब्लड में मिला देगा। और ब्लड जो है उसका जो लिक्विड पार्टिकल है 60% जो होता है प्लाज्मा, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। आई बात समझ में? तो ये तो बात होगी इसकी जीवन काल की, 120 दिन, इनका 4 दिन और इनका 7 दिन। और इनका टेक्निकल नाम है वो होता है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी विशेष रूप से कि भाई आरबीसी जो है वो उसका आकार कैसा होता है, उसके गुण क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं उनके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पेल्स या एरिथ्रोसाइट जो होता है उसके बारे में। तो आरबीसी जो होता है उसका आकार कैसा होता है? गोल होता है, गोलाकार आकृति की एक सेल होती है आरबीसी, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद आरबीसी जब हम यदि क्या करते हैं अधिक ऊंचाइयों पर जाते हैं तो आरबीसी का जो आकार है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी बीच में से चपटी होती है आरबीसी। आरबीसी का जो आकार होता है वो बीच में से क्या होती है? चपटी होती है। लेकिन जब ऊंचाई पर जाते हैं तो इसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। ऊंचाई पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? जैसे मान लो, तो याद रखने के लिए ऐसे याद रखो कि ऊंचाई पे जाएंगे तो कैसी हो जाएगी? ऊंची हो जाएगी, यानी कि फुल जाएगी, ठीक है। और आरबीसी जो होती है अधिक ऊंचाइयों पे जाने पे इसका आकार ये क्या हो जाएगी? फूल जाएगी और इसकी ऑक्सीजन को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद बात करें तो लाइसोसोम क्या करता है? सेल्स का या जो कोशिकाएं जो होती हैं उनका भक्षण का काम करता है। जबकि आरबीसी जो होती है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम इसके अंदर नहीं होता है। तो आरबीसी का जो भक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है?
किसे कहा जाता है, प्लीहा को या तिल्ली को। या उसके बाद बात करें केंद्रक की, तो आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण ही इसमें क्या नहीं होता, डीएनए और आरएनए नहीं होता। क्या, आरएनए और डीएनए नहीं होता। आप किसी को अपनी आरबीसी दान करके, डोनेट करके ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे डीएनए की और आरएनए की जांच कर लो, जबकि क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। और डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो हमेशा किस में होती हैं, केंद्रक के अंदर होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो बिंबाणु जो होता है उसका कुल का 95% क्या होती है, आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनीमिया के होने के पीछे का कारण क्या है। तो एनीमिया है वो क्या होता है, रक्त में क्या होता है, आरबीसी। रक्त में क्या होता है, आरबीसी। और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसके अंदर शरीर के अंदर हमारी क्या हो जाती है, कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। तो यदि ऑप्शन में एफी दे रखा हो तो एफी सही होगा। यदि हीमोग्लोबिन दे रखा हो कि भी एनीमिया किसकी वजह से, एनीमिया किसकी कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से, तो हीमोग्लोबिन सही होगा। यदि ऐसा दे रखा हो कि एनीमिया वो आरबीसी की कमी से होता है तो आरबीसी सही होगा। और यदि ऐसा दे दे कि ब्लड की कमी से या रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है तो रक्त सही होगा। डिपेंड करता है कि वहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। यदि सबके सब ऑप्शन दिए हुए हैं तो उपयुक्त सभी सही होंगे। ठीक है। ब्लड की कमी से, और ब्लड के अंदर क्या, आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, फेरस होता है, एफी होता है, लोहा होता है। और लोहे की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, जिससे शरीर में क्या होती है, कमजोरी महसूस होनी शुरू हो जाती है। और आयरन की टेबलेट है वो बहुत से लोग लेते भी हैं इसको दूर करने के लिए। अब हम बात करें WBC की, तो WBC यानी कि ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड कार्पल्स। तो WBC जो होती है उसके यदि आकार की बात करें तो WBC का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। WBC जो है उसका आकार अनिश्चित होता है। और इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसका मतलब इससे हम डीएनए और आरएनए की जांच कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद WBC जो है वो उसका काम क्या होता है, ये हमारी रोगों से रक्षा करती है। जबकि आरबीसी जो है उससे हमें क्या प्रदान होती है, शक्ति प्रदान होती है। क्या प्रदान होती है, शक्ति। आरबीसी हमें शक्ति प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। जबकि WBC का जो काम है वो क्या होता है, हमारी रोगों से रक्षा करना होता है। WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पल जो होते हैं, कार्पल्स के जो प्रकार हैं वो 6 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। ठीक है ना, ये 3 जो है मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। जो कि WBC जो है उसका काम क्या होता है, रोगों से रक्षा करना। ठीक है। और उसका जो पहला जो प्रकार है वो एंटीबॉडी, दूसरा लिम्फोसाइट, जिसकी लिम्फोसाइट जो WBC है उसका आकार क्या होता है, टी के आकार का होता है, इसलिए इसे टी सेल भी कहा जाता है। टी सेल या टी लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइट। ठीक है। उसके बाद मोनोसाइट, नेट्रोफिल, एरोफिल और एरिनोफिल सॉरी। अब देखो इनका काम क्या होता है, इन जो WBC जो है इसकी जो कोशिका है, इनके प्रकार की यदि हम बात करें तो इनका काम क्या होता है। तो शरीर के अंदर जब भी मान लो कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है तो ब्लड है जो है उसका परिवहन तो पूरी शरीर के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर हो रहा है। तो यदि हमारी कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है तो उसकी सबसे पहले पहचान कौन करता है, एंटीबॉडी करता है। रोगाणु की जो रोग कारक है उसकी पहचान करने का काम किसका है, एंटीबॉडी का है। ऐसे समझो कि ये जो है इनमें एंटीबॉडी है वो सबसे पहले क्या करता है, दुश्मन का पता लगाता है कि हाँ भी घर में दुश्मन प्रवेश कर चुका है। अब एंटीबॉडी जो बेचारा है उसके अकेले की बस की बात है नहीं, तो एंटीबॉडी जाता है किसके पास, लिम्फोसाइट के पास, कि भी लिम्फोसाइट हमारी जो घर है उसके अंदर कौन प्रवेश कर चुका है, दुश्मन प्रवेश कर चुका है। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, उसके साथ फाइट करता है, या फिर रोगाणु है उसके साथ फाइट करता है, और लिम्फोसाइट उसको क्या करता है, ख़त्म करता है। तो रोगाणुओं को ख़त्म करने का जो मेनली जो काम होता है वो कौन सी जो WBC है वो करती है, लिम्फोसाइट सेल करती है। जबकि रोगाणुओं का पता कौन लगाती है, एंटीबॉडी लगाती है। उसके बाद
एंटीबॉडी जाता है किसके पास? मोनोसाइट के पास। किसके पास जाता है? मोनोसाइट के पास, कि भाई हमने क्या किया है, इसको मार दिया है, अब इस डेड बॉडी को आप संभालो। तो मोनोसाइट क्या करता है? उसका भक्षण करता है। मोनोसाइट उसका क्या करता है? भक्षण करता है। हरी बात समझ। इसलिए जो WBC है उसका मेनली जो काम है वो क्या होता है? रोगों से रक्षा करना, और उनमें प्रत्येक का अलग अलग काम बंटा हुआ है। एंटीबॉडी सबसे पहले जाके क्या करता है? पता लगाता है कि कौन आया है, उसके बाद वो जाके बताता किसको है? लिम्फोसाइट को या टी सेल को, और टी सेल उसके साथ क्या करता है? फाइट करता है और उस रोगाणु को क्या करता है? खत्म करता है। उसके बाद एंटीबॉडी किसके पास जाता है? मोनोसाइट के पास जाता है कि भाई मैंने, ये अपना नाम लेता है कि मैंने क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया, अब इस डेड बॉडी को आप जानो। तो मोनोसाइट क्या करता है? इसका भक्षण कर जाता है। आई बात समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, या बिंबाणु भी जिसे हिंदी के अंदर हम बोलते हैं बिंबाणु। प्लेटलेट्स जो होते हैं या बिंबाणु जो होते हैं, उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? उत्तल लेंस के जैसा होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस के। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, उभरा हुआ दोनों साइड से। उसी प्रकार से किसका आकार होता है? प्लेटलेट्स का आकार होता है। और इसके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अंदर भी केंद्रक है वो नहीं पाया जाता। बिंबाणु या प्लेटलेट्स जो होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब यदि हम बात करें, कई बार हम सुनते हैं कि प्लेटलेट्स जो है उसकी कमी के कारण शरीर का ऊर्जा स्तर जो है, एनर्जी जो लेवल है वो क्या होता है? एकदम ही कम हो जाता है। लेकिन WBC जो है उसका जो काम है वो क्या है? रोगों से रक्षा करना है। और यदि किसी की WBC की जो संख्या है हमने कितनी बताई थी? 10,000। कितनी? 10,000। तो यदि किसी की जो WBC है, किसी में WBC की जो मात्रा है वो 10,000 या 10,000 से अधिक है, तो वो आसानी से बीमार नहीं होने वाला। जिन लोगों में इनका जो लेवल है वो कम होता है, तो वो हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? ऊर्जा के स्तर को या ऊर्जा के लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है। अब प्लेटलेट्स है उसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं? देखो, ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो विशेष तौर से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमें न सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, उसके साथ साथ हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान होना ज़रूरी है कि भी हमारी बॉडी जो है वो किस प्रकार काम कर रही है और उसमें किस चीज़ की कमी है, उसका हमें समय रहते सुधार करना ज़रूरी है। देखो फॉर एग्जांपल, मान लो कोई भी गाड़ी है, उसका ड्राइवर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार ड्राइवर है, लेकिन गाड़ी के जो पार्ट है वही काम नहीं कर रहे हैं, तो वो गाड़ी चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। उसी तरीके से आपका पढ़ने का मन तो करता है, पढ़ना चाहते भी हो आप, लेकिन आपकी जो आंतरिक जो बॉडी जो है, अंदर की जो बॉडी है, वो इस चीज़ के लिए क्या नहीं कर रही है? एक्टिव ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेल्स है वो क्या नहीं कर रही? ठीक से काम नहीं कर रही। तो हमें इनकी जांच करवानी चाहिए, WBC, RBC की, और इनका यदि लेवल कम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। और यदि यहाँ हम सुधार कर लेंगे तो अपने आप हमारा जो है कोई भी काम करने का मन करेगा। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ज़बरदस्ती आप खुद के साथ करते रहोगे तो भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो प्लेटलेट्स जो है उससे भी हमें क्या होता है? ऊर्जा का जो लेवल है वो कम हो जाता है और हमारा कोई भी काम करने का मन नहीं करता। यानी विशेष तौर से प्लेटलेट्स जो है वो डेंगू जब हो जाता है, विशेष रूप से डेंगू जब हो जाए तो प्लेटलेट्स जो है उनकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की मात्रा है वो लगभग होती कितनी है? 2 लाख के लगभग होती है। कितनी होती है? 2 लाख के लगभग होती है। और जब डेंगू हो जाता है उस स्थिति में 50,000 के आसपास आ जाती है। 50,000 या कईयों के तो 30,000 तक आ जाती है प्लेटलेट्स। ठीक है। अब इनको बढ़ाए कैसे? ठीक है। RBC और WBC है, इसका तो हमें डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी होगा, लेकिन जो प्लेटलेट्स है उसके लिए हम देसी जो नुस्खा है वो प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा और गिलोय जो होता है या फिर बकरी का जो दूध जो होता है उसके अंदर प्लेटलेट्स की अधिक मात्रा पाई जाती है। तभी आपने सुना होगा कि भी डेंगू जो होता है उसको बकरी के दूध को पीने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट्स की या बिंबाणु की जो मात्रा है वो अधिक होती है। इसलिए एंड में मेरा यही सुझाव है सबको कि अपनी बॉडी का विशेष रूप से ध्यान रखो। यदि बॉडी आपकी आंतरिक जो इंटरनल जो बॉडी है वो यदि सही है, सुरक्षित है,
हेल्दी है तो आप पढ़ भी पाओगे और बाकी काम भी ढंग से कर पाओगे। अदरवाइज काम करने का हम दिखावा तो करते रहेंगे लेकिन रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, यदि नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। और यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।